नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हमारे और आपके मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों की जब हम चर्चा करते हैं तो इसका सीधा संबंध है भाग 3 से। क्यों? क्योंकि भाग 1 में हमने पढ़ा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। 2 में हमने पढ़ा उन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले नागरिकों के बारे में। और अब हम पढ़ेंगे जो नागरिक हैं उनके अधिकारों के बारे में। तो तीसरी बड़ी बात यानी मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है, अनुच्छेद है 12 से 35। बात करें कि किस प्रकार से साधारण जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, ध्यान रखिए आर्टिकल्स में सही प्रश्न आते हैं, लेकिन इसमें एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको बहुत स्टूडेंट लाइटली ले लेते हैं और वहां से बहुत प्रश्न आते हैं, बहुत ही मात्रा में। बोल सकता हूं कि मैं सबके गलती होते ज्यादातर के, तो उस हिस्से को मैं ले रहा हूं, इसलिए बहुत ही ध्यान से और सावधानी से देखिएगा और अंत तक इसे बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ठीक है, लेके बैठा ही करिए आप और उसको अच्छे से आप इसको लिख लिया करें, ठीक है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकार। अच्छा, अब जब हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी बात यही आती है कि हमें मिले कहां से। तो इसके ऊपर हमने पहले चर्चा की है कि मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हुए हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने प्राप्त किए हैं। अमेरिका में मौलिक अधिकारों को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा, ठीक। मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र जो है, अधिकार पत्र के रूप में उन्हें अधिकार मिले हुए हैं। इसलिए भारत के जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें भी क्या कह दिया जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कह दिया जाता है, ठीक है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। दूसरी बात, इस भाग 3 के माध्यम से ही हमें क्या प्राप्त हुए? मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। इसलिए भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकारों का जन्मदाता। ये कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो इनका आपको ध्यान रखना है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है वो ये कि हमारे जो अधिकार हैं, ये जो मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों की जो 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जहां से प्रश्न पूछा जाता है, वो ये कि कितने मौलिक अधिकार हैं। तो ये तो लगभग सबको आता है कि हमारे पास अधिकारों की संख्या जो है वो 7 है। वर्तमान में कितनी हो गई? 6, ठीक। पहले 7 थी, अब 6 हो गई। और वो संशोधन मतलब जो हटा तो किससे हटा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से 78-79 जो है उसके तहत ये हट गया। अब प्रश्न ये उठता है, अच्छा ये भी ट्रिक मैंने बताई थी कि 44वें से हटना और 42वें से जुड़ना, मतलब पहले जुड़ेगा फिर हटेगा। कोई चीज ज्यादातर जुड़ती है तो 42वें से जुड़ती है और अधिकतर हटती है तो किससे हटती है? 44वें से हटती है। इस बात को आपको ट्रिकली मैंने अच्छी तरह से समझाया हुआ है। अब ये प्रश्न उठता है कि वो अधिकार कौन सा था जो हटाया गया? तो उसका नाम था संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार था। अब दूसरे प्रश्न फिर उठता है कि ये अधिकार हमें किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त था? तो ये अधिकार हमें प्राप्त था आर्टिकल 19F और 31A के तहत हमें प्राप्त था। अब क्या अधिकार हट गया? संपत्ति का अधिकार हट गया? नहीं, संपत्ति का अधिकार है। नहीं तो फिर आपके और मेरे पास संपत्ति होती नहीं, हमारा मकान नहीं होता अगर हमारे पास, तो वो भी भारत सरकार का ही होता फिर तो। हालांकि अधिकांश जो जमीन जो भी है वो राजस्व के तहत देखे जाए तो भारत सरकार की है, जब चाहे तब हमें जो है वो मतलब हमारी जमीन अधिग्रहित की जा सकती है, किंतु फिर भी हमारे पास संपत्ति है। और वो संपत्ति का अधिकार हमें किसके तहत प्राप्त है? आर्टिकल 300A के तहत यानी 300 क के तहत हमें प्राप्त है। यानी कानूनन या वैधानिक रूप से हम संपत्ति रख सकते हैं। जो कानून कहता है, जो नियम कायदे हैं उनके तहत हम अपनी संपत्ति रख सकते हैं, ठीक है। ये बात स्पष्ट कर दी गई। अब अगली चीज आती है कि मतलब ठीक है संपत्ति का अधिकार यहां पहुंच गया, लेकिन इन मौलिक अधिकारों में से ये हट चुका। इसलिए मौलिक अधिकार कितने? अब 6 ही हैं। मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार हटा करके और संवैधानिक अधिकार बना दिया गया इसको। किसको? संपत्ति के अधिकार को। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। वो प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये कहता है कि क्या मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है क्या? तो स्थगित का मतलब क्या? रोका जा सकता है? हाँ, एक कंडीशन है जिसमें इन्हें स्थगित किया जा सकता है और वो कंडीशन है आर्टिकल 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का जो कंडीशन है उस कंडीशन के तहत रोका जा सकता है। किसे रोका जा सकता है? मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अब इसके तहत कितना? क्या पूरे के पूरे मौलिक अधिकार? नहीं, सिर्फ
एक मौलिक अधिकार हमें मिलेगा और उसके अलावा सारे स्थगित किए जाएंगे, और वो है जीवन की रक्षा का, और साथ ही साथ जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। तो दोनों ही मिलाकर के एक ही अनुच्छेद में है, ठीक है। और वो जो है वो अपना आता है आर्टिकल 21, यानी मूलतः तो क्या है, जीवन की रक्षा का अधिकार जो है उसके वो तो हमारे को हमेशा रहेगा, और बाकी सब के सब अधिकार क्या कर दिए जाएंगे, स्थगित किए जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कंडीशन आर्टिकल 352। अगला नेक्स्ट जो हमारे पास यानी आपातकालीन प्रावधान के तहत ऐसा किया जा सकता है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने आता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने, पहला प्रश्न कितने, दूसरा प्रश्न स्थगित किया जा सकता है क्या, और तीसरा क्या संशोधन किया जा सकता है क्या। तीसरी जो चीज क्या आती है हमारे सामने कि क्या इसके अंदर संशोधन किया जा सकता है, तो हाँ संशोधन किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तभी ये चीज क्लियर होगी, अन्यथा समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। और इसमें से जो है गारंटी से एक प्रश्न आपके सामने उपलब्ध होगा। आगे बढ़े उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अब बात आती है कि जो तीसरी बड़ी बात थी वो ये थी कि क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात है कि क्या मौलिक अधिकारों में हम संशोधन कर सकते हैं। जी हाँ, संशोधन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आज की जो कंडीशंस हैं उसको समझने के, क्योंकि कंडीशन है उसमें, और इसमें जो मैं बात बता रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण। ठीक ध्यान से सुनना पूरी कंडीशन को। देखिए ये कहानी के रूप में चलता है, ये घटनाक्रम चलता है। कैसे चलता है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या होता है कि गोलकनाथ नाम का व्यक्ति था, और ये था पंजाब का। ये एक जमींदार था, इसके पास काफी जमीन थी। गोलकनाथ वर्सेज इसके जो है विवाद हुआ पंजाब राज्य से, यानी पंजाब सरकार से विवाद चला इसकी संपत्ति को लेकर के, और पंजाब सरकार इसकी संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहती थी। तो उस विषय को लेकर के ये जाता है सुप्रीम कोर्ट। हालांकि नीचे के कोर्ट में भी इसने विवाद लड़े, ठीक है, लेकिन अंततः ये जाकर समाधान इसका कहाँ होता है, सुप्रीम कोर्ट में ही होता है। होता क्या है, समाधान क्या निकल करके आता है, सुनिए। इसने क्या प्रश्न रखा कोर्ट में, क्या प्रश्न रखा इसने कोर्ट में, रखा कि भाई दो अनुच्छेद है हमारे यहाँ, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। दोनों को ध्यान से सुनना, ठीक, 13 और 368। ये बात यहाँ 13 इंपॉर्टेंट यहाँ भी है कि मौलिक अधिकारों का हिस्सा है 13, तो यहाँ अब अलग से पढ़ाऊंगा नहीं, यही समझ लेना अच्छी तरह से। क्या आर्टिकल 13 ये कहता है कि भाग 3 में संशोधन जो है वो नहीं हो सकता, किसी भी स्थिति के अंदर भाग 3 में संशोधन नहीं होगा, ये रहेगा, यथावत रहेगा, संशोधन नहीं हो सकता। बिल्कुल 3 जो है वो सेफ है, यानी मौलिक अधिकार सेफ है, इनमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन ये जो 368 है उसमें एक बात लिखी गई है, वो क्या लिखी गई है कि संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी जो भाग है उसमें क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। अब मुझे एक बात बताइए कि भाग 3 ने क्या कहा कि भाई भाग 3 ने कहा, आर्टिकल 13 ने कहा कि भाग 3 में संशोधन नहीं होगा, और 368 कह रहा है कि नहीं 3 ही क्या होता है, सब में कर सकते हैं हम, तो किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। तो ये विवाद हो गया। अब इस बात को लेकर दोनों आर्टिकल्स आपस में लड़ मरे, और इसी बात को लेकर कौन गया, गोलकनाथ। कहां गया, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न रखा गया कि 13 वाली बात मानोगे 368 की, बड़ा कौन है, कौन से की मानोगे। तो फिर इसका उत्तर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा कि 368 जो है वो सिर्फ संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताता है, एक प्रोसेस बताता है, और बाकी जो 13 है, जो आर्टिकल 13 है ये पावरफुल है, और इसलिए जो है मौलिक अधिकारों में क्या नहीं हो सकता, संशोधन नहीं हो सकता। तो किस बात को अंततः स्वीकार कर लिया गया, गोरखनाथ के केस के अंदर ये हिस्सा पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया। मतलब आर्टिकल 13 की बात को मानते हुए ये माना गया कि भाग 3 में संशोधन नहीं हो सकता। अब ये बात सुनकर के, अच्छा ये कब आया था मुकदमा, ध्यान सुनना, यह आया था 1967 में मुकदमा था। अब इसके बाद में इंदिरा गांधी सरकार आती है, 1971 की घटनाक्रम तैयार होता है। हालांकि सरकार थी 71 में, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो यहां घटनाक्रम ये तैयार होता है जो इंदिरा गांधी ने सोचा कि अगर इस हिसाब से चले तो हम तो कभी मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो उसने संसद के अंदर 1971 के अंदर एक संशोधन करवाया। किसमें, संसद में। क्या करवाया, संशोधन। और क्या संशोधन करवाया वो सुनिएगा।
ठीक है, संविधान में संशोधन करवाया संसद के द्वारा, ठीक है, ये संशोधन करवाया। अब क्या संशोधन करवाया, ध्यान से सुनेगा। संशोधन ये करवाया, नाम था इसका 24वां संविधान संशोधन। 24वां संशोधन करवाया और क्या कहा गया इसमें, ध्यान से सुनेगा। इसमें यह कहा गया कि भाई आज की तारीख में संविधान सभा तो है नहीं और संविधान का सारा दायित्व किसके ऊपर है, संसद पर। क्योंकि संविधान में अगर संशोधन करने हैं, कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, कुछ भी करना है तो संसद करेगी। तो इसका मतलब आज की तारीख में संसद ही संविधान सभा है, इसलिए पूरा पावर है संसद का किस पर, संविधान के ऊपर। वो चाहे वैसा उसमें संशोधन कर सकती है, उसमें हटा सकती है, जोड़ सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि संसद आज की संविधान सभा है। और ये बात कहते हुए 24वां संशोधन करके और ये लिख दिया गया कि मौलिक अधिकारों में भी हम संशोधन कर सकते हैं, ठीक। और ये 368 प्रक्रिया नहीं बताता बल्कि संशोधन का अधिकार भी हमें देता है। ये बात 24वें संशोधन के तहत लिख दी, ठीक। अब ये जब 24वें संशोधन बात लिखी तो फिर कोर्ट को तो मानना ही था, क्योंकि कोर्ट किस पे चलता है, संविधान पर। अब संविधान में संशोधन हो गया तो मानना पड़ेगा। अब क्या आता है, केस आता है अगला, और वो क्या है वो सुनना। नेक्स्ट जो केस आता है, मतलब इससे क्या साबित होता है 24वें संशोधन से, कि संसद क्या है, संविधान सभा है और संसद क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ये पावर किसके पास चला गया, संसद के पास। अगली चीज, नेक्स्ट जो कंडीशन क्रिएट होती है वो आती है 1973 के अंदर। अब 1973 में क्या होता है, सुनना ध्यान से। 1973 में एक केस आता है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से, केशवानंद भारती का मुकदमा। केशवानंद भारती, ठीक, केशवानंद भारती वर्सेज, अच्छा किसके बीच था ये, केरल राज्य के बीच था, वर्सेज केरल राज्य। अब इसमें भी वही बात उठी, कौन सी, कि भाई 13 बड़ा या 368। फिर वापस प्रश्न ये उठ गया कि 13 को बड़ा मानेंगे 368 को। तो अब की बार चूंकि 24वें संशोधन से ये बात स्पष्टतः लिखी जा चुकी थी, क्या, कि भाई संसद संशोधन कर सकती है। तो फिर कोर्ट ने भी क्या किया, संविधान खोला, देखा तो संशोधन के तहत बात क्लियर थी, तो उसने स्पष्ट किया कि भाई ये बड़ा है। अब की बार कौन बड़ा है, 368, मतलब संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ठीक है। और मौलिक अधिकारों में भी क्या कर सकती है, संसद जो है वो मौलिक अधिकार जो है उनमें भी क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ये बात स्पष्ट क्लियर हुई, क्लियर है। मौलिक अधिकारों में क्या हो सकता है, संशोधन, और कौन करेगा, संसद करेगी। ये बात बिल्कुल स्पष्ट सामने आती है। अब नेक्स्ट बात जो सामने आती है वो ये कि कोर्ट के दिमाग में एक बात आई, क्या, कि भाई आज तो संसद ने जो है संविधान में संशोधन करके लिख दिया कि भाई मौलिक अधिकारों में जो है हम संशोधन कर सकते हैं। कल को अगर वो संसद वाले ये लिख दिए तो, और कि भाई हम ये संविधान बनाने वाले हम ही तो हैं, हम संविधान को उठाकर साइड में रखते हैं और ये नया संविधान प्रेजेंट करते हैं और अपने हिसाब से सारा काम शुरू कर दिया, तो इसलिए कोर्ट ने एक बात रखी, बहुत महत्वपूर्ण रूप से एक बात रखी, और वो रखी कि संविधान जो संसद जो है वो मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा। ये किसके संबंध में महत्वपूर्ण है, केशवानंद भारती का जो केस है उसके संबंध में। और भारतीय संविधान का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो यही बनता है कि मूल ढांचे की अवधारणा किस केस के अंतर्गत सामने आई, तो इसी केस के अंतर्गत आई। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का जो मुकदमा था उसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्या, कि मूल ढांचा जो है उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। संविधान के अंदर संशोधन करो, कहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं, मौलिक अधिकारों में भी करो, लेकिन कल को आप ये कह दो कि हम तो मौलिक अधिकारों को उठा करके साइड में रखते हैं, ये अच्छे नहीं लगे, ठीक है, और हमने पूरे संशोधन कर दिया, हमने क्या कर दिया, संशोधन कर दिया, तो नहीं चलेगा। मूल ढांचा जो है वो बरकरार रहेगा, उसके अंदर आपको कुछ संशोधन करना है वो कर लीजिए, लेकिन ढांचा पूरा नहीं उठा सकते आप। तो इस प्रकार से जो है वो मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया गया। समझ में आ रही है मेरी बात, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये बात किसने कह दी, केशवानंद भारती के केस में स्पष्ट सामने आती है। अब इस बात को चूंकि सरकार को मानना था, जाती कहां सरकार को तो बात माननी पड़ेगी, लेकिन सरकार ने देखा कि फिर ऐसे तो फिर वही बात, हम तो फिर संशोधन नहीं कर पाएंगे ढंग से, ठीक है, तो हमारे ऊपर तो कंट्रोल हो रहा है। तो सरकार ने फिर एक डिसीजन लिया, अगला जो आर्टिकल आता है, अगला जो संशोधन आता है वो हम जाने उससे पहले इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मौलिक अधिकारों के तहत अगली जो बात आई
वो ये आई। देखिए मैंने क्या क्या चर्चा की, मौलिक अधिकारों के संशोधन के बारे में हमने क्या क्या चर्चा की, एक बार वापस देखना। पहली बात हमने क्या की कि गोलकनाथ का मुकदमा आया और उसमें ये बात कही गई कि मौलिक अधिकार जो है उसमें आर्टिकल 13 बड़ा है, मतलब संशोधन नहीं हो सकता मौलिक अधिकारों में। फिर 24वां संशोधन आया और संसद ने कहा कि हम संविधान सभा है इसलिए हम संशोधन कर सकते हैं। फिर उसके बाद केशवानंद भारती का मुकदमा आया और उसमें जो है इसकी बात को, यानी 24वें संविधान संशोधन की बात को मानते हुए कोर्ट ने कह भी दिया कि हाँ भाई संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न आया कि कर सकते, लेकिन कोर्ट ने यहां एक कंडीशन लगाई थी सरकार के ऊपर कि मूल ढांचे में परिवर्तन आप नहीं कर सकते। तो ये बात स्पष्ट रूप से अंडरलाइन करके लिख दी। अब इस मूल ढांचे की टेंशन किसको हो गई? सरकार को, कि भाई केशवानंद भारती के मुकदमे में ये जो हमें निर्देश दिए गए कि आप मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो इसका समाधान क्या निकाला जाए, इसका क्या संशोधन किया जाए, क्या तरीका निकाला जाए। तो इसके लिए संसद ने क्या किया कि 42वां संविधान संशोधन, 42वें से क्या होता है भाई? जुड़ता है। तो निश्चित रूप से एक बात इसके अंतर्गत जोड़ी गई, वो ये जोड़ी गई कि संसद जो है, ठीक है, वो मौलिक अधिकारों में जो संशोधन कर देना उसको आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। इस भाग में यानी भाग 3 के अंदर अगर कोई संशोधन करते हैं, ठीक है, तो उस संशोधन को आप कहां नहीं ले जा सकते? इस संशोधन को आप न्यायालय में परिवर्तित नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं ले जा सकते, कोर्ट में नहीं, यानी न्यायालय के अंदर आप नहीं ले जा सकते। ये बात स्पष्ट कर दी गई, यानी न्यायालय में प्रवर्तित नहीं होगा। ध्यान से सुनना, प्रवर्तित नहीं किया सकता। कहां नहीं किया सकता? न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया सकता। तो ये बात 42वें संशोधन से स्पष्ट कर दी गई कि भाग 3, इस भाग का मतलब यहां क्या हुआ? भाग 3। तो भाग 3 के अंदर अगर कोई बात है और उसमें हमने संशोधन कर दिया, ये बात कौन कर रहा है? संसद कर रही है। ध्यान रखना, क्या करिए 42वें संशोधन से कौन करा है? संसद। सुनना वापस, संसद ये कह रही है 42वें संशोधन के तहत कि इस भाग में यानी भाग 3 में अगर हमने कोई संशोधन कर दिया तो आप उसे न्यायालय में प्रवर्तित नहीं कर सकते, मतलब न्यायालय में आप उसको ले जाकर के नहीं रख सकते। ये बात स्पष्ट कर दी गई। अब बात आती है कि चलिए मान लिया 42वें संशोधन की बात से जो है वो संसद फिर मजबूत हुई अपने आप में, लेकिन कोर्ट ने फिर देख लिया कि नहीं, धैर्य रखो, दिमाग लगाया कोर्ट ने कि इंतजार करते हैं। फिर एक केस आता है और वो केस आता है 1980 के अंदर, मिनर्वा मिल्स का मुकदमा आता है। मिनर्वा मिल्स और वर्सेज भारत संघ, यानी भारत सरकार के बीच में ही ये केस हो गया। किसके? मिनर्वा मिल्स और भारत संघ के बीच में। और इस केस के अंदर ये आया केस 1980 में। ये कब का आया? 1980 के अंदर ये केस आता है। और इस केस में फिर वही बात थी, वो सब बातें आ रही थी। अच्छा, कोर्ट को ये बात तो देखी गई थी ना, मौलिक अधिकारों के अंदर जो है वो संशोधन तो संसद कर सकती है। तो अब की बार इसके अंदर एक गाइडेंस दे दिया कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, ठीक है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा कि भाई सुनो ध्यान से, क्या कि अब मान गए आप जो है उस संविधान में संशोधन कर सकते हैं, मूल ढांचे के लिए मैं आपको रोक रहे हैं कि मूल ढांचे में आप संशोधन नहीं कर सकते, ठीक। फिर आप ये करे हैं कि हम मौलिक अधिकारों में चाहेंगे वैसा संशोधन करेंगे। तो एक बात बताइए, अगर आप संसद हैं और आप चाहे वैसा संशोधन कर देंगे, ठीक है, तो क्या गारंटी कि आप मूल ढांचे जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे? क्या जो मौलिक अधिकार जो अपने आप में मूल ढांचा है उसे नहीं तोड़ देंगे? तो हमें भैया बात यह है, कोर्ट ये कह रहा है संसद को कि हमें इतना अधिकार है कि संविधान के ढांचे की रक्षा करेंगे, और रक्षा करने के लिए, ठीक है, हम आपके द्वारा किए गए संशोधन को भी पुनरावलोकन करेंगे कि आपने क्या संशोधन किया, कहीं आपने ढांचा तोड़ तो नहीं दिया, ठीक है। तो हम तो वो तो चेक करेंगे। तो इसलिए आप जो संशोधन करोगे उसका हम पुनरावलोकन तो निश्चित रूप से करेंगे, ठीक है ना। तो संशोधन का पुनरावलोकन करेंगे। अगर आप मौलिक अधिकारों में, किसमें? मौलिक अधिकारों में अगर आप क्या करते हैं? संशोधन करते हैं, तो उस संशोधन का हम क्या करेंगे? पुनरावलोकन करेंगे। और रीजन क्या है पुनरावलोकन करने का? क्योंकि हम मूल ढांचे की रक्षा करने का हमारे पास क्या है? अधिकार है। अधिकार है हमें किस बात का? मूल ढांचे की रक्षा का, यानी जो मूल विशेषताएं हैं संविधान की, उनकी रक्षा करने का अधिकार है, और वो रक्षा हम करेंगे। ये बात किसने कह दी? कोर्ट ने ये बात स्पष्ट कर दी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने बात स्पष्ट कर दी। क्या? वापस से सुनिए, मिनर्वा मिल्स का मुकदमा आता है, भारत संघ के वर्सेज में केस था, 1980 के अंदर केस आया। उस केस में कोर्ट ने कहा कि भाई आप मौलिक अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकार, उसमें संशोधन करेंगे, और संशोधन करने से पहले आप क्या कर रहे हैं?
ये बात करें कि भाई आप न्यायालय में नहीं जा सकते, तो हम ये कहते हैं, कोर्ट ये कह रहा है कि भाई हम ये कहते हैं कि हमारा तो अधिकार है भैया किस चीज को चेक करने का, मूल ढांचे के अंदर कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही, इस बात को चेक करने का हमें अधिकार है। इसलिए हम तो संशोधन में क्या करेंगे, पुनरावलोकन करेंगे, यानी चेकिंग करेंगे। अब ये बात जब सामने आती है तो दो बातें बड़ी स्पष्ट रूप से एक तरह से मौलिक अधिकारों में जुड़ जाती हैं और कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन हो जाता है। और वो क्या होता है, एक बात कि केशवानंद भारती के तहत ये कह दिया कि मूल ढांचा नहीं टूटेगा, तो मतलब ढांचा नहीं तोड़ सकती संसद। और दूसरी बात, ढांचे में अगर संशोधन कर रहे हैं आप तो संशोधन को भी हम देखेंगे कि कहीं आप गड़बड़ तो नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से संसद पर एक तरह से कंट्रोल करके हमारे मौलिक अधिकारों को पूरी तरह सुरक्षित कर दिया गया विभिन्न केसों के माध्यम से। इसलिए संशोधन तो हो सकता है लेकिन मूल ढांचा नहीं तोड़ सकता, और जो किया गया संशोधन उस पर न्यायालय पुनरावलोकन भी कर सकता है। ध्यान रहे दोनों प्रश्नों का अच्छी तरह से। अगर आपको यह पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों के बारे में जो मूल ढांचा है, कैसे भी पूछे मूल ढांचा शब्द आ जाए ना कि मूल ढांचे का कंसेप्ट कब आया, तो केशवानंद भारती के तहत आया। और अगर आपसे यह पूछ ले कि पुनरावलोकन के लिए, न्यायिक पुनरावलोकन के लिए मौलिक अधिकारों के अंदर अगर संशोधन हो रहा है और तो उस समय न्यायिक पुनरावलोकन की बात किस केस के तहत कही गई, तो यह कही गई थी मिनर्वा मिल्स के केस के तहत कही गई थी। इनकी सबकी आपको सन याद रखनी है, ठीक है। और इस चीज को मैंने अच्छी तरह से आपको कंसेप्ट वाइज समझा दिया है, ठीक है। तो मिनर्वा मिल्स के बाद हमें हंसी आ गई, यानी 80 आई कि भाई देखो संसद में क्या हो रहा है, यानी कोर्ट संसद के ऊपर आ गया है। तो ये कहानी आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे तो कहीं गलती नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप एक चीज को 2 बार देख लिया करो, जिससे क्या अच्छी तरह से माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर कहीं गलती नहीं होगी। ये इतना पूरा मुझे विश्वास है। तो इसी प्रकार के शानदार वीडियो देखते रहने के लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए विद्यार्थी तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।